हेलो बच्चों, मेरा नाम विकास रस्तोगी है और आज हम प्रोबेबिलिटी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले आप इसका थ्योरी पार्ट वाला वीडियो देखना ना भूलें ताकि आपको ये लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये एक सवाल है जो 2021 में आया। उसने कहा दो इवेंट ई और एफ इस तरीके से हैं कि मुझे इनमें से बताना है 1, 2, 3 में से कौन कौन सी स्टेटमेंट मेरी ट्रू है। चलिए करते हैं एक बार। देखिए, पी ई यूनियन एफ बराबर होता है पी ई प्लस पी एफ माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ है। ये मेरा एक फॉर्मूला है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ई ये सेकंड तो मेरी ट्रू हो नहीं सकती, बात खत्म हो गई। अब ये कुछ क्वांटिटी है जो कि 0, 1 के बीच में होगी। अगर मैं इसमें से ये लेस कर देता हूँ और ये बराबर हैं तो इसका मतलब इसकी वैल्यू पी ई प्लस पी एफ पी ई यूनियन एफ से बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब पी ई प्लस पी एफ पी ई यूनियन एफ से बड़ा या बराबर हो जाएगा। इसका मतलब थर्ड चॉइस ठीक है मेरी। अब देखते हैं फर्स्ट के बारे में। ई यूनियन एफ की वैल्यू 1 या 1 से कम होगी। तो अगर मैं इसको उधर ले जाऊं तो पी ई इंटरसेक्शन एफ जो है वो बड़ा हो जाएगा पी ई प्लस पी एफ -1 से, जो कि मेरी फर्स्ट चॉइस है। इसका मतलब फर्स्ट और थर्ड दोनों स्टेटमेंट मेरे ठीक है। इसका मतलब मेरी सी चॉइस करेक्ट आंसर हो गई। ठीक है, एक और देखते हैं। उसने कहा पी ए ओब्लिक बी ए स्लैश बी जो है वो पी ए से छोटा है, तो कौन सा ट्रू होगा। चलिए ठीक है, करके देखते हैं एक बार। देखिए, मुझे ये फॉर्मूला पता है। पी ए स्लैश बी का मतलब होता है, फॉर्मूला है मेरे पास पी बी और पी ए इंटरसेक्शन बी। ये मेरा फॉर्मूला होता है। बात समझ में आई आपको। तो अब उसने ये कहा है जो ये है पी ए स्लैश बी जो है वो लेस देन है पी ए से। ठीक है, उसने मुझे ये दे रखा है पी ए स्लैश बी जो है वो लेस देन है पी ए से। इसका मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी लेस देन है पी ए से। बात समझ में आई, क्योंकि ए स्लैश बी की वैल्यू ये है, ये लेस देन है। अब इनको ये पॉजिटिव क्वांटिटी तो इनको ऐसे लिख सकता हूँ पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए लेस देन हो जाएगी पी बी से, और इसको मैं पी बी स्लैश ए लिख सकता हूँ, वो पी बी से छोटी हो जाएगी। पी बी स्लैश ए मेरी पी बी से छोटी हो जाएगी। इसका मतलब ए चॉइस मेरी करेक्ट आंसर है। बात समझ में आई आप लोगों को। एक और देखते हैं। उसने कहा ए प्रॉब्लम इज गिवन। 3 स्टूडेंट्स ए बी सी को मैंने प्रॉब्लम दी। उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी पी 1/2 और 3/4 है। ठीक है, इफ द प्रोबेबिलिटी दैट अ प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड इज दिस, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी। अच्छा, करते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए। उसने कहा है प्रॉब्लम सॉल्व हो, तो 1 माइनस नन कैन सॉल्व द प्रॉब्लम इज एटलीस्ट 1 कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम सॉल्व कब हो जाएगी, या तो ए कर ले या बी कर ले या सी कर ले या कोई 2 कर ले या तीनों कर ले, उसकी प्रोबेबिलिटी ये रखिए। तो इससे अच्छा मैं 1 माइनस ना तो ए कर पाए, मतलब सॉल्व करने की पी है तो ना करने की 1/p होगी, ना बी कर पाए तो 1 माइनस हाफ, ना सी कर पाए 1 माइनस 3/4। देखिए, ए बी सी के सॉल्व करने की ये है तो सॉल्व ना करने की ये हो गई, और 1 माइनस नन कैन सॉल्व इज एटलीस्ट 1 कैन सॉल्व। मुझे लिखा है, उसने कहा है कम से कम एक सॉल्व कर लेगा। तो या तो मैं सबके केसेस बनाता, इससे अच्छा 1 में से ना तो ए कर पाया, ना बी कर पाया, ना सी कर पाया, लेस कर दूंगा तो कम से कम एक तो कर देगा, बराबर 29/32। बात समझ में आई। तो इसको सॉल्व करते हैं बच्चों।
तो ये कितना है 1 माइनस 29/32 इक्वल्स टू 1 माइनस पी हाफ और 1/4। तो ये कितना आया 32 3/32 इक्वल्स टू 1 माइनस पी इंटू 1/2 इंटू 1/4। 8 चौक 32 तो 1 माइनस पी इक्वल्स टू 3/4 तो 1 माइनस 3/4 इक्वल्स टू पी। तो पी की वैल्यू आ गई मेरी 1/4। पी के सॉल्व करने की 1/4 मुझे क्या करना था, मुझे निकालना था पी की वैल्यू निकालनी थी। तो पी की वैल्यू बच्चों मेरी कितनी आ गई, डी इज़ द करेक्ट आंसर। बात समझ में आई। देखो हिंदी में यही था, 3 छात्र ए बी सी को प्रश्न दिया, ए सॉल्व कर लेगा और बी सॉल्व कर लेगा और सी सॉल्व कर लेगा, उसकी ए बी सी की ये थी। तो उसने कहा यदि प्रश्न को मैं हल कर लेता हूँ तो पी की वैल्यू बतानी थी। बात समझ में आई आप लोगों को। अब एक और करते हैं। उसने कहा इन ए क्रिकेट मैच ए बैट्समैन हिट्स अ 6 8 टाइम्स आउट ऑफ 60 बॉल। अच्छा 60 में से 8 बॉलों पे वो छक्के मारता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, जो उसने खेली उसने 6 नहीं मारा, ओके तो 8 बार 6 मार रहा है तो 52 बार 6 नहीं मार रहा है, तो 6 ना मारने की हो गई 52/60। इसको काटा 26 30 13 15 13/15। छक्का ना मारने की प्रोबेबिलिटी 13/15 हो गई बच्चों। ठीक है, एक और देखते हैं। उसने कहा 3 डिजिट का नंबर है, 137 से यूज करना है। अच्छा वो नंबर 3 का मल्टीपल होना चाहिए। देखो उसने कहा अंक 1 3 7 का प्रयोग करके 3 अंकों की संख्याएं बनाई जाती है। ठीक है, अंकों की पुनरावृत्ति किए बिना। ठीक है, एक संख्या का ठीक है प्रायिकता के बताओ कि वो 3 से भाज्य हो। अब देखिए 3 से भाज्य हो, 3 से भाज्य की जो कंडीशन होती है वो ये है कि इन डिजिट्स का सम 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो इन डिजिट का सम कितना है 7 और 3 10 और 1 11 है। अब इनको कैसे भी कर लूँ मैं, जब मैं इनका सम 11 आ रहा है तो इसमें से एक भी नंबर ऐसा होगा ही नहीं जो 3 का मल्टीपल हो। मतलब फेवरेबल केसेस 0 हो गए, टोटल कितने भी हो फेवरेबल 0 हो गए, इसका मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली बच्चों 0 आ जाएगी। क्योंकि 3 की डिविजिबिलिटी का कंडीशन ये होती है सम ऑफ द डिजिट, जो उनके डिजिट के सम है वो 3 के मल्टीपल होने चाहिए, वो 3 से डिवाइड होने चाहिए, तो होंगे ही नहीं। इसलिए फेवरेबल केस 0 है तो 0 अपॉन समथिंग 0 ही आ जाएगा। इसलिए इसका ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक और देखते हैं। उसने कहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द रूट ऑफ द इक्वेशन, n की वैल्यू 4 से छोटी है। तो n की वैल्यू नेचुरल नंबर है। अच्छा या तो n की वैल्यू 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी। अब अगर मैं निकालूं रूल, जो रूट्स हैं रियल कब होते हैं, रियल होते हैं बच्चों कब, जब b² - 4ac 0 या 0 से बड़ी होती है तो रियल होते हैं। तो अगर मैं निकालूं 1 माइनस कुछ भी करूं, देखिए इक्वेशन n की वैल्यू या तो मैं 1 रख रहा हूँ या 2 रख रहा हूँ या 3 रख रहा हूँ, तो b² - 4a है 1 और c या तो मैं 1 रखूंगा या 2 या 3। भाई b² - 4ac निकाला, डिस्क्रिमिनेंट विविक्ति का मेरा कितना है b² - 4ac, तो 1 - 4ac, c की जगह मैं या तो 1 डालूंगा या 2 या 3 डालूंगा। तो ये जब 4 से इंटू हो गई, यहाँ पे 1 रखूँ या 2 रखूँ या 3 रखूँ, तो सारे नंबर लेस देन 0 आ रहे हैं, तो b² - 4ac लेस देन 0 आ गया, तो इसका एक भी रूट रियल नहीं होगा, मतलब सारे इमेजिनरी होंगे। तो प्रोबेबिलिटी बच्चों 0 ही आ जाएगी। बात समझ में है आप लोगों को। आप निकाल के देखिए b² - 4ac, चाहे 1 रखिए चाहे 2 या 3, ये नेगेटिव आ रहा है और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आने से उसके रूट्स रियल नहीं होंगे। ठीक है, n के मान 4 से छोटे के लिए और नेचुरल नंबर के लिए। ठीक है, अब उसने कहा 7 व्हाइट बॉल्स एंड 3 ब्लैक बॉल्स आर रेंडमली प्लेस्ड इन अ रो। ओके चलिए करते हैं एक बार। क्या बोला है उसने, 7 तो सफेद और 3 काली गेंद रो में रखी गई। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नो 2 ब्लैक बॉल्स आर प्लेस्ड एडजेसेंट। अच्छा कोई 2 ब्लैक बॉल साथ में नहीं आए। तो देखिए पहले तो ये बात समझिए, 7 तो व्हाइट है और 3 ब्लैक हैं, तो 10 बॉल्स को अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 10 हो गए। ये बात तो टोटल तरीके तो फैक्टोरियल 10 आ गए।
अब उसने कहा कि कोई भी दो ब्लैक बॉल साथ नहीं आए। तो सपोज करिए पहले मैं व्हाइट को रखूंगा बच्चों, कैसे 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 मैंने व्हाइट जमा दी। अब 1 2 3 4 5 6 7 8, अब इन 8 में से कहीं भी मैं ब्लैक बॉल रख दूंगा तो कोई भी दो ब्लैक बॉल साथ में नहीं आएंगी। तो देखिए ये जो पहले मैंने व्हाइट बॉल रखी 1 2 3 4 5 6 7, इनके तरीके तो फैक्टोरियल 7 हो गए, और पहली ब्लैक बॉल को रखने के तरीके 8 तरीके 1 2 3 4 5 6 7 8, इन 8 में से कहीं भी जगह रख दूं, सपोज करो यहां रख दिया। दूसरी ब्लैक बॉल को रखने के 1 2 3 4 5 6 7, 7 तरीके आ गए, सपोज करो रख दिया, और तीसरी को रखने के 6 आ जाएंगे। इट मीन्स अगर इस तरीके से करूंगा तो कोई भी दो ब्लैक बॉल एडजेसेंट नहीं आएंगी, एक साथ नहीं आएंगी। इसको बच्चों सॉल्व कर लेते हैं। यह है 8 × 7 × 6, और ये खुलेगा 10 × 9 × 8 × 7, और 7 से यहाँ पे फैक्टोरियल 7 है और यहाँ पे फैक्टोरियल 7 है, कट गया, 8 से 8 कट गया, ठीक है। तो ये कितना आ गया, और काटा 3 दूनी 6 3 3 9, तो 7 दूनी 14 बटे 30, तो 7 बटे 15। ए चॉइस मेरी करेक्ट आंसर हो गई। बात समझ में आई आप लोगों को? एक और करते हैं। उसने कहा ए यूनियन भी दे रखा है, ए इंटरसेक्शन भी दे रखा है, और पी ए बार की वैल्यू दे रखी है। अब मुझे देखना है ए और बी इंडिपेंडेंट है या नहीं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं। अच्छा, कौन सी दो स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। पहले लिख लेते हैं। देखिए ए यूनियन बी मुझे दे रखी है 5/6, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी मुझे दे रखा है 1/3। पी ए बार है हाफ, तो पी ए होने की भी हाफ हो गई, 1 माइनस होना बराबर ना होना, तो ए बार 1 माइनस पी ए आ जाएगा, तो पी ए बार हाफ है तो पी ए भी हाफ हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए हम एक फॉर्मूला है हमारे पास, पी ए यूनियन बी बराबर कितना होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए ए यूनियन बी है 5/6, पी ए कितनी है हाफ, पी बी निकालनी है, और ए इंटरसेक्शन भी कितनी देखिए 1/3। तो देखिए पी बी कितनी आई, पी बी आई 5/6, और ये कितनी आई -हाफ प्लस 1/3, सब उधर गए, तो ये 6 आ गया। तो बच्चों ये है 5 माइनस 3 प्लस 2, तो ये कितना आ गया 4, 5 और 2 7, मैं 2/3 आ गया। तो पी बी मेरी 2/3 आ गई। अब उसने पूछा क्या था, उसने ये पूछा था कि ये इंडिपेंडेंट है या नहीं। देखिए इंडिपेंडेंट में क्या होता है, अगर ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी आ जाए तो ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट हो जाती हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी तो मुझे दे रखा है 1/3, पी ए कितना आया, पी ए हाफ, और पी बी कितना आया 2/3, तो 1/3 आ गया। इसका मतलब ए और बी इंडिपेंडेंट तो हैं, ठीक है। ये बात तो क्लियर हो गई, ए और बी इंडिपेंडेंट है। अब देखो क्या निकालना है दूसरी। उसने कहा ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं क्या। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होती हैं, देखिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होती हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो होती हैं जो एक साथ घटित ही नहीं हो सकती। इसका मतलब उनका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में उनका इंटरसेक्शन नल सेट आना चाहिए, और मुझे उन्होंने दे रखा है ए इंटरसेक्शन बी 1/3, मतलब ए और बी एक साथ हो रहे हैं, तो इसका मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में उनका इंटरसेक्शन तो नल सेट आना चाहिए। इसका मतलब ये एक्सक्लूसिव नहीं है, इसका मतलब सिर्फ फर्स्ट ट्रू है, सेकंड ट्रू नहीं है। इसका मतलब मेरा ए मेरा करेक्ट आंसर हो गया बच्चों, क्योंकि फर्स्ट ही सही है, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव घटनाएं नहीं है। बात समझ में आई आप लोगों को?
वही आपका हिंदी में आप करके देखें, तो मैंने आपको ये करके दिखा दिया, ठीक है। अब एक और देखते हैं। उसने कहा ए कॉइन इज टॉस ट्वाइस, एक कॉइन को बच्चों मैंने 2 बार उछाला। ई और एफ डिनोट हेड ऑन द फर्स्ट टॉस एंड सेकेंड टॉस रेस्पेक्टिवली। ई यूनियन एफ निकालना है। अच्छा देखिए करते हैं एक बार। एक सिक्के को 2 बार उछाला है, तो पहले तो केस बना देते हैं। 2 बार उछालने में क्या होगा, देखिए हेड टेल, फिर 2 हेड और 2 टेल, ये टोटल 4 पॉसिबिलिटीज हैं। उसने कहा एक सिक्कों को 2 बार उछाला यदि ई और एफ क्रमशः पहले और दूसरे पर चित्त या हेड आने की है, तो ई यूनियन एफ निकालना है। ई यूनियन एफ मतलब या तो पहले पे हेड आ जाए या दूसरे उछाल में हेड आने की। अच्छा देखिए उसने कहा है ई जो है, ई उसने बोला है ई डिनोट द हेड ऑन द फर्स्ट टॉस एंड एफ डिनोट द हेड ऑन द सेकेंड टॉस। ओके, या तो टोटल तरीके तो मेरे कितने हो गए बच्चों, 4 हो गए। अब उसने कहा या तो पहले पे हेड आए या दूसरे पे हेड आए, तो कितने केसेस आ गए, 1 2 3 केसेस आ गए, क्योंकि पहले पे हेड ये आए 2 और दूसरे पे हेड ये आए, लेकिन इनमें ये कॉमन है तो लेस कर दिया, तो इसका मतलब या तो ई हो या एफ हो। ऐसे 3 फेवरेबल केस हो गए मेरे, 3 केस आ गए जो मेरे फेवरेबल हैं, तो 3/4 मेरा आंसर आ गया है। क्या चॉइस, जी हाँ, सी इज द करेक्ट चॉइस। बात समझ में आई भाई। मैं या तो करता दिस प्लस दिस माइनस इंटरसेक्शन करता भाई, ये 2 जोड़ता और ये एक बार घटाता, तो इससे अच्छा मैंने ये देख लिया कि जो दोनों को सेटिस्फाई करना है, कम से कम या तो ई को या एफ को या दोनों को, और दोनों वाला एक ही लिया, तो टोटल 3 है, तो 3/4 मेरा करेक्ट आंसर आ गया। ऐसे निकल गया मेरा, ठीक है बच्चों। एक सवाल और देखते हैं। उसने कहा इन्हें बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन है 2/3, वेरिएंस है इतना, और मुझे निकालना है वेरिएबल x बराबर 2 पे, ठीक है। देखिए बच्चों, मीन होता है एनपी, तो एनपी तो है मेरा 2/3 और वेरिएंस होता है एनपी क्यू, वो है 5/9। तो अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं तो क्यू बराबर कितना आ गया बच्चों, 5/9 2/3, 5/6 आ गया, तो Q मेरा आ गया 5/6, तो P आ गया मेरा 1/6, क्योंकि P प्लस Q 1 होता है। अब P आ गया, Q आ गया, और NP है 2/3, तो N इंटू P बराबर 2/3, तो N आ गया मेरा 4। बात समझ में आई, ये 3 चीज़ें आ गई। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे x बराबर 2 पे निकालना है। देखिए क्या होती है प्रोबेबिलिटी, x बराबर r पे क्या होती है बच्चों, NCR, P की पावर सक्सेस की पावर r और फेलियर की पावर n-r। तो अब मुझे निकालना है 4CR2, P कितना है मेरा बच्चों 1/6 की पावर 2 और 5/6 की पावर भी 2 आ गई। इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। 4C2 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 1 1 अप 6 इंटू 6 5 इंटू 5 अपॉन 6 इंटू 6, ठीक है। ये कटा 2 दूनी 4 2 3 6, तो यह है 25/216। क्या है, चॉइस डी मेरी करेक्ट आंसर हो गई। बात समझ में आई आप लोगों को। अब बच्चों एक और देखते हैं। उसने कहा ए और बी 2 इवेंट है, पी ए दे रखे 3/4 और पी बी दे रखे 5/8। देन द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मिनिमम वैल्यू ए यूनियन बी की तो ये, और मैक्सिमम वैल्यू ए इंटरसेक्शन बी की ये। अब बताना है मुझे कौन सी 2 स्टेटमेंट ठीक है या कोई एक ठीक है। अच्छा भैया ठीक है, देखिए जरा ध्यान से। पी ए यूनियन बी क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होता है। अच्छा मुझे वैल्यू क्या दे रखी है ये देख लेता हूँ मैं।
पी ए की दे रखी है 3/4, पी ए दे रखा है 3/4 और बी भी कितना दे रखा है, पी बी दे रखा है 5/8। चलिए करते हैं, अब देखते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, उसने कहा है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब, अच्छा पहले ये देख लीजिए इन दोनों में से कौन सा है, कौन सा छोटी क्वांटिटी है, 5/8 छोटी है या 3/4 छोटी है। देखिए ये करेंगे तो 0.7 समथिंग आएगा और ये पढ़ेंगे तो ये छोटी है, 5/8 छोटी है, फिर 3/4 और 5/8 में 5/8 छोटी है। तो उसने बोला है द मैक्सिमम वैल्यू, देखिए इंटरसेक्शन है, दो चीज़ों का इंटरसेक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो उन दोनों की मिनिमम में से आ सकती है। बात समझ में आई? मतलब जैसे मैं ये बोलूं कि इन दोनों में जो कॉमन है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या आ सकता है, तो जो कॉमन है वो ज़्यादा से ज़्यादा इन दोनों में जो वैल्यू है वो जो छोटी वाली है वही तो कॉमन आ सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब जो मेरी मैक्सिमम वैल्यू है वो मेरी ए इंटरसेक्शन बी की 5/8 हो सकती है। जी हाँ हो सकती है, क्योंकि इन दोनों में छोटा ही है, तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो इससे बड़ा तो नहीं हो सकता। बात समझ में आई? अच्छा, अब जब सबसे बड़ी क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर सबसे छोटा आएगा। तो अगर मैंने इसको रखा, ये है 3/4, ये है 5/8 और सबसे बड़ी क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करी 5/8, तो सबसे छोटी वैल्यू मेरी 3/4 आएगी। तो सबसे छोटी वैल्यू मेरी 3/4 आ रही है, मतलब ये भी ठीक है। इसका मतलब फर्स्ट भी ठीक है, सेकंड भी ठीक है, इसका मतलब सी मेरी करेक्ट चॉइस हो गई ना। दोनों स्टेटमेंट ट्रू है ना, फर्स्ट भी और सेकंड भी। मिनिमम ये आएगी और मैक्सिमम ये आ सकती है, ठीक है। बच्चों वही हिंदी में लिखा हुआ है, आराम से देखें कि न्यूनतम मान अधिकतम मान आराम से करें आप, मैंने आपको करके दिखा दिया है, ठीक है। एक और देखते हैं, उसने कहा इफ 3 डाइस आर रोल्ड under the condition that no two dice shows the same face, then what is the probability that one of the faces is having the number 6? अच्छा देखिए, 3 डाइस को फेंका है, तीनों पे सेम नहीं आ रहा, तो जो टोटल है पहले पे तो 6 आ सकता है, 6 तरीके से 1 2 3 4 5 6, दूसरे पे सिर्फ 5 में से कोई आ सकता है क्योंकि एक तो नंबर आ गया और सेम लाना नहीं है, और तीसरे पे 4 ही तरीके से आ सकता है ना नंबर, क्योंकि मुझे टोटल नंबर जो लाने हैं वो रिपीटेशन नहीं लाने। तो पहले पे तो 1 to 6 कुछ भी आ सकता है। सपोज करो अगर 4 आ गया हो तो अब सेकंड और थर्ड पे 4 नहीं आएगा ना, तो 4 हट जाएगा, तो बाकी 5 में से कोई आ जाएगा। ऐसे ही उस पर भी कुछ आया तो अगले वाले पे के लिए सिर्फ 4 आ जाएगा। तो टोटल केसेस तो इतने हो गए। अब उसने कहा हैविंग द नंबर 6। अच्छा 6 आए एक पे, तो देखिए 6 अगर एक पे लाना है तो अगर यहाँ पे 6 आया तो 6 आने के तरीके 1, और इस जगह को भरने के फिर 5 तरीके रह जाएंगे, और फिर इस जगह को भरने के 4, क्योंकि रिपीटेशन तो अलाउड है नहीं, क्योंकि 6 नंबर दोबारा तो ला नहीं सकता, रिपीटेशन तो ऊपर भी नहीं है। तो ऐसे 20 केस ऐसे होंगे जहां पे 6 इस जगह पे आया फर्स्ट वाले डाइस पे, 20 ऐसे होंगे जहां पे सेकंड पे आया 6, और 20 ही केस ऐसे होंगे जहां पे थर्ड प्लेस पे भी 6 आए। तो टोटल 60 तरीके हो जाएंगे। तो 60 तो न्यूमरेटर में आ गया, अगर मैं इसको काटूं 10 2, आंसर मेरा 1/2 आ गया। है क्या कोई चॉइस? यस, 1/2 इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आई आप लोगों को? अब उसने कहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फरवरी ऑफ ए लीप ईयर विल हैव 5 संडे। देखो फरवरी में कितने, लीप ईयर में 29 दिन हो गए, तो 29 दिन हुए तो मेरे एक हफ्ते में 7 दिन, तो 28 दिन में मतलब 4, तो एक हफ्ते में एक संडे तो आएगा, तो 4 तो संडे आएंगे ही। तो अगर उस 29वें दिन मेरा संडे आ गया तो उस फरवरी में 5 संडे हो जाएंगे। तो फेवरेबल केस तो यही है कि संडे आ जाए, और टोटल केस ये है 7, तो इसका मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी 1/7 हो जाएगी ना बच्चों। देखिए एक हफ्ते में एक संडे तो आना ही है, तो 4 तो संडे आना ही है, तो उस एक एक्स्ट्रा दिन में जो 29वां दिन है उस दिन अगर संडे आ गया तो उस फरवरी के महीने में 5 संडे आ जाएंगे।
तो फेवरेबल तरीका तो एक ही है, संडे आ जाए, और टोटल तरीके 7 हैं कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे में से कुछ आ जाए, तो टोटल 7 केस हैं, फेवरेबल एक, तो 1/7 मेरा करेक्ट आंसर आ गया। उसके बाद उसने कहा ए हस्बैंड एंड अ वाइफ अपीयर इन ए इंटरव्यू, 2 वैकेंसीज के लिए। हस्बैंड के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/7 है और वाइफ की 1/5 है। इफ द इवेंट आर इंडिपेंडेंट देन द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ विच, अच्छा 11/35 किसकी आएगी? देखिए सेलेक्ट होने की हस्बैंड के ई मान ली घटना, इसके सेलेक्ट होने की 1/7 है, तो ई बार सेलेक्ट ना होने की 6/7 हो जाएगी। ऐसे ही एफ मान ली वाइफ के सेलेक्ट होने की कितनी है बच्चों? 1/5 है, तो वाइफ सेलेक्ट नहीं होगी, इसकी 4/5 आ जाएगी। अब वो कह रहा है इनमें से किसकी 11/35 है, चॉइस है एटलीस्ट वन। एटलीस्ट वन होता है 1 माइनस नन, मतलब 1 माइनस ना तो हस्बैंड सेलेक्ट हो और ना वाइफ सेलेक्ट हो, ये करूं तो ये कितना है 1 माइनस 24/35 जो कि आया 11/35, तो 11/35 ही लाना था, इसका मतलब ए चॉइस ही करेक्ट आंसर आ गई। एटलीस्ट वन का मतलब 1 माइनस नन इज एटलीस्ट 1 होता है, तो 1 में से एक भी सेलेक्ट नहीं होगा, घटाऊंगा तो कम से कम एक तो सेलेक्ट हो जाएगा, वो मैंने निकाली 11/35 आ गई, तो इसका मतलब मेरी ए चॉइस करेक्ट आंसर हो गई। ठीक है बच्चों, यही 14वां सवाल था, हिंदी में है, आप आराम से देख लें। ठीक है, अब उसने कहा ए डीलर हैज स्टॉक ऑफ 15 गोल्ड कॉइन्स। देखो 15 स्वर्ण मुद्राएं हैं जिसमें 6 जाली हैं, एक व्यक्ति को 15 में से 4 उसने चुनी, तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि जो चारों सिक्के जाली हैं, अब 6 जाली हैं तो 15 में से 4 चुने, 15 में से पहले तो 4 चुनते हैं, 15 मुद्राओं में से 4 चुने, तो ये आ गया बच्चों 15C4। 15 में से उसने 4 चुने और कितनी जाली हैं उनमें? 6 जाली हैं, तो सभी सिक्के जाली हो, तो 6 में से ही चुन लूँ ना चारों। इसको सॉल्व करता हूँ बच्चों, देखो कितना आएगा 6C4 6C2, तो 6 × 5/2 × 1, PNC में निकालना आता होगा। ऐसे 15C4 कितना आएगा 15 × 14 × 13 × 12 × 4 3 2 1। बच्चों काटते हैं, 5 3 15 कटा, 2 से ये 2 गया, 4 से ये 3 गया, 3 से ये 2 गया, 2 से ये 7 गया, तो 1/93 91। देखिए सब कट गए, हाँ कट गए, तो 1/91, यस ए चॉइस मेरी करेक्ट आंसर आ गई। ठीक है, आपको फॉर्मूला खोलना आता होगा NCR। देखिए NCR का फॉर्मूला है बच्चों फैक्टोरियल n ओवर फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, उससे आप खोल लेंगे। ठीक है, उसके बाद उसने कहा एक कमेटी है 3 लोगों की बनानी है, 2 बॉयज और 2 गर्ल्स हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कमेटी कंसिस्ट ऑफ 2 बॉयज एंड 1 गर्ल। अच्छा मतलब कितने लोग हैं मेरे पास? 2 और 2, 4 लोग हैं, 4 में से 3 को मेरे को चुनना है, तो टोटल तरीके ये हैं 4C3, जब कोई पार्शियलिटी नहीं करूँ, ये तो टोटल केसेस हैं। अब उसने कहा इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है 2 तो लड़के और 1 लड़की चुने जाए, तो 2 लड़के और 1 लड़की, तो 2 में से 2 तो लड़के चुन लो और 2 में से कोई सी 1 लड़की चुन लो, तो 2 लड़के 1 लड़की चुन लिए जाएंगे, तो ये कितना आ गया बच्चों 1 2C1 2 आ गया, 4C3 4C1 के बराबर हो गया, 4 आ गया, 2/4 1/2, डी चॉइस मेरी करेक्ट आंसर हो गई। ठीक है, अब उसने कहा एक लॉटरी के 10 टिकट हैं जिनमें से मैंने 2 टिकट चुने, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, किस बात की क्या प्रायिकता है कि बोथ द टिकट्स हैव प्राइम नंबर। अच्छा 10 में से कितने चुने? 2 टिकट निकाले जाते हैं, तो 10C2
10 में से 2 टिकट चुनोगे तो 10C2। अब उसने कहा दोनों टिकट जो हैं वो जो प्राइम नंबर है, तो कितने प्राइम नंबर है 1 से 10 तक? एक तो 2 है, एक 3 है, एक 5 है। क्या करना है मुझे? What is the probability that both the tickets don't have a prime number? अच्छा 1 से 10 तक में कितने प्राइम नंबर है? तो देखो 1 2 3 5 7, 4 प्राइम नंबर है, तो 4 में से कोई से 2 चुन लो, तो ये कितना आ जाएगा 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 1, और ये कितना आ जाएगा 10 इंटू 9 अपॉन 2 इंटू 1। ये कट गया इससे, ये कट गया इससे, 3 3 9 2 5 2/15 2/15, मतलब सी चॉइस मेरी करेक्ट आंसर हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, एक सवाल और करते हैं। उसने कहा 3 कुक्स हैं XYZ, वो केक बनाएंगे और उनका केक खराब हो जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.02, 0.03 एंड 0.05 है, और टोटल केक्स के 50% X बनाता है, 30% Y बनाता है केक, और Z जो है वो 20% केक बनाता है। अब केक खराब हो गया तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो X ने बनाया था। देखिए ये बेस थ्योरम है, कैसे पता लगाया? प्रैक्टिकली बताइए, पहले X ने केक बनाएगा, या तो वो अच्छा होगा या खराब होगा, या Y केक बनाएगा या खराब होगा, या Z केक बनाएगा एंड खराब होगा। अब उसने बाद वाली घटना तो दे दी कि केक बना, वो खराब हो गया, तो बताओ X ने बनाया। ये कन्वर्स हो गई, इनवर्स प्रोबेबिलिटी हो गई, तो ये बेस थ्योरम है। तो इसको हम किस तरीके से माने? तो इवेंट माननी आपको मैंने सिखाई थी कि पहले तो हम E1 मानेंगे, X ने बनाया, E2 मानेंगे, Y ने बनाए, और E3 मानेंगे, Z ने बनाए। तो ये कितने 50%, ये कितने हैं 30%, और ये कितने 20%। ए मानेंगे केक खराब के होने की, केक खराब हो गया। अब हमें क्या दे रखा है? अब हम मानेंगे उसने बोला उसके बाद उसने बोला बच्चों X ने बनाया और खराब हो गया। ए मानी है मैंने खराब होने की, ए मानी है बच्चों मैंने खराब होने की। ठीक है, X ने बनाया एंड खराब हो गया, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.02 A/E2। Y ने बनाया एंड खराब हो गया 0.03 है, और इसी तरीके से A/E3 0.05 है। Z ने बनाया एंड खराब हो गया। अब मुझे दिया क्या है? मुझे है कि उसने कहा एक केक खराब हो गया, मतलब A हो चुकी है, तो बताओ X ने बनाया, मतलब E1 ये निकालना है। तो इसका मुझे फॉर्मूला याद है, पहले हम कैसे लिखते हैं? A/E1 उल्टा छापते हैं इंटू P/E1 जो नीचे वाला होता है। ये मेरा फेवरेट केस आ गया, टोटल में भी होगा ये। तो X ने बनाया एंड खराब है, या इसी तरीके से Y बनाएगा केक, और Y के बनाने के बाद खराब आएगा, या Z ने बनाया और Z के बनाने के बाद केक खराब आया। अब इन सबकी वैल्यू डाल दूं बच्चों में, वैल्यू रखता हूं एक बार, कितनी है 50/100 इंटू A/E1 0.02, तो 50/100 इंटू 0.02 प्लस 30/100 इंटू 0.03 प्लस 20/100 इंटू 0.05। इसको सॉल्व करते हैं, ये कितनी आई 100 पूरे से कॉमन लेके काट देता हूँ,
सबसे कट गया 100, तो ये आ गया 1 प्लस ये कितना है 0.9 और ये कितना है 1, तो 1/2.9, ये आ गया 10/29। देखिए कोई चॉइस है क्या? जी हाँ, 10/29 मीन्स बी चॉइस मेरी करेक्ट आंसर हो गई। बात क्लियर हुई आप लोगों को? ये हिंदी में है, आप आराम से देखें, जो हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं सेम सवाल है, ठीक है। स्टूडेंट्स एक सवाल और देखते हैं। उसने कहा ए कॉइन इज बाइज्ड सो दैट हेड कम्स अप थ्राइस एज लाइकली एज टेल। मतलब अगर ई मैंने मानी हेड आने की प्रोबेबिलिटी और एफ मानी मैंने टेल आने की प्रोबेबिलिटी, तो अगर टेल आने की पी है तो हेड आने की 3p होगी, क्योंकि उसने कहा हेड का ना तिगना है टेल्स के आने से। तो अब अगर या तो हेड आएगा या टेल, इसका मतलब 4p = 1, तो p की वैल्यू 1/4 आ गई। इसका मतलब हेड आने की प्रोबेबिलिटी तो हो गई 3/4 और टेल आने की हो गई 1/4। चलिए ठीक है। अब उसने कहा मुझे एटमोस्ट 2 टेल आने। एटमोस्ट 2 टेल का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल, तो या तो 2 टेल आए या 1 टेल आए या 0 टेल आए। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल आए, मतलब 2 या 2 से कम। तो एक काम करूं, एक तो तरीका यह है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल आए तो 2 टेल या 1 टेल या 0 टेल निकाल लूं, या मैं सब पे टेल आ जाए उसे 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दूं। तो अगर सब पे टेल आ जाए उसे 1 में से सब्ट्रैक्ट करूंगा, मतलब 3 बार में तीनों पे टेल आ जाए उसे 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 पे टेल आएगा। तो तीनों पे टेल आए अगर मुझे ये निकालना है, मतलब पहले पे भी टेल आए, पहले पे 1 माइनस पहले पे भी टेल आए, पहले पे भी टेल आए, दूसरे पे भी टेल आए और तीसरे पे भी टेल आए। अगर तीनों पे टेल आया उसे 1 में से तीनों पे टेल आया घटा दूंगा, तो कम से कम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 पे तो टेल आएगा, मतलब 2 या 2 से कम आ जाएंगे। तो ये कितना है 1 - 1/4 चौक 16 चौक 64 64, तो 63/64 1 से हल्का सा कम है, मतलब डिवाइड करूंगा तो 0.98 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक और देखते हैं। उसने कहा एक बैग कंटेन 20 बुक्स आउट ऑफ 5, 20 आउट ऑफ विच 5 आर डिफेक्टिव। अच्छा, 3 बुक सेलेक्ट करी एट रैंडम एंड रिमूव फ्रॉम द बैग इन सक्सेशन विदाउट रिप्लेसमेंट। अच्छा, एक एक करके बुक निकाल रहे हैं, 3 निकाली हैं और बुक रख नहीं रहे हैं। वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द 3 बुक्स आर डिफेक्टिव। अच्छा, तीनों ही डिफेक्टिव हो, मतलब पहली भी डिफेक्टिव हो, दूसरी भी डिफेक्टिव हो और तीसरी भी डिफेक्टिव हो। तो देखिए, मतलब 20 किताबें जिनमें 5 खराब है, तो पहली भी डिफेक्टिव हो, तो पहली डिफेक्टिव होने की 5 तो फेवरेबल केस है और टोटल केस है 20। दूसरी भी डिफेक्टिव आए, अब अगर मैंने बुक रिप्लेस नहीं करी है तो इसका मतलब टोटल किताबें तो 19 बची और डिफेक्टिव 4 बची, तो दूसरी भी डिफेक्टिव आए, इसकी प्रोबेबिलिटी 4/19 हो जाएगा। और तीसरी भी डिफेक्टिव आए, ऐसे 18 बुक्स बचेंगी और 3 ही डिफेक्टिव बची हैं, क्योंकि 2 पहली और दूसरी डिफेक्टिव आ चुकी है। तो इस तरीके से ये आ गया मेरा जिनमें से 5 किताबें। तो क्या प्रायिकता है कि तीनों किताबें खराब है? बच्चों, ये तीनों किताबें खराब है, ये बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो देखिए कितना है, 5 ये कटा 18, तो 1/, ये कितना हो गया 9 छक्का 54, हंस लगा 5, 6 और 5 11, 1/114। बात समझ में आ गई? 1/114। तो ये देखिए कितना आ गया 114, तो 0.0000 और ये मेरा 8 समथिंग
तो इसका मतलब 8 के आसपास 0.009 के आसपास मेरा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई आप लोगों को या नहीं? आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको 0.0087 के करीबन मिल रहा है, जो कि 0.009 है। इसके आसपास और कोई है ही नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, एक सवाल और देखते हैं। 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं। What is the probability that the sum of the number appearing on them is a prime number? अच्छा, उन दो नंबर्स का जो सम है वो प्राइम नंबर आएगा। तो देखिए टोटल केसेस कितने हुए? 36 पेयर ऑफ डाइस फेंका जाए। सम प्राइम कैसे आएगा बच्चों? सम प्राइम आएगा या तो सम 2 आ जाए, या सम 3 आ जाए, या सम 5 आ जाए, या सम 7 आ जाए, या सम 11 आ जाए। 2 कैसे आएगा? एक ही तरीका है, 1 1 है। 3 1 2 आ जाए या 2 1 आ जाए। तो ऐसे एक तरीके, इसके 2 तरीके आए। 5 आने के 1 4 2 3 3 2 और 4 1, इसके 4 तरीके आए, 1 2 3 4। ऐसे ही 7 आने के 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 और 6 1। ऐसे टोटल 6 तरीके इसके हुए। ठीक है, और 11 आने के एक तो 5 6 और एक 6 5, 2 तरीके ऐसे हुए। तो कितने हुए? 6 और 2 8, 8 और 4 12 13 14 15, 15/36। तो किससे गया? 3 5 12 3 36, 5/12। चॉइस ए मेरी करेक्ट आंसर हो गई। ठीक है, अब उसने एक सवाल और बोला है। उसने कहा इफ 5 ऑफ ए कंपनी 10 डिलीवरी ट्रक्स डोंट मीट मिशन। ठीक है, 3 ट्रक जांच के लिए चुने गए, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि कोई भी ट्रक उत्सर्जन मानक को पूरा नहीं करेगा। अच्छा, तो पहले तो कितने चुने गए? कितने ट्रक हैं मेरे पास? 10 ट्रक हैं। 10 में से कितने चुने जाने हैं? 3 चुने गए। अब एक भी स्टैंडर्ड, कितने खराब हैं? उनमें से 5 ट्रक स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं करते। तो अगर कोई भी ट्रक पूरा नहीं करेगा तो वो जो तीनों ट्रक चुने उन 5 में से आ जाए, तो कोई भी नहीं करेगा। इसको सॉल्व करते हैं। 10C3 10 × 9 × 8 3 2 1 और 5C3 5C2 5 × 4 अपॉन 2 × 1, ये आ गया। तो देखिए ये इससे कटा, 3 3 9 2 2 1/12 1/12। सी मेरी करेक्ट चॉइस हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, एक सवाल और देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देन इट इज पॉसिबल दैट। ये क्या पॉसिबल है? चलिए देखते हैं। उसने कहा है ए यूनियन बी कितना होता है? ए यूनियन बी होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होता है। अब उसने कहा है अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो ये तो 0 हो गया, और पी और पी भी दे रखा है 0.6 तो 1.2 हो गया। भाई इसकी वैल्यू 0.6, इसकी भी वैल्यू 0.6, ऐड करा 1.2 हो गया, जो कि 1 से बड़ा हो गया। इसका मतलब फर्स्ट चॉइस तो करेक्ट है नहीं। ये बात आप लोगों को समझ में आई? फर्स्ट चॉइस तो करेक्ट हो नहीं सकती। अब कहता है सेकंड चॉइस। उसने कहा है इस तरीके से हैं 2 घटनाएं कि A/B मेरा 1 है। इसको क्या लिख सकते हैं? पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी लिख सकते हैं। क्लियर है? और ये दोनों वन होने के चक्कर में ये वन होने के चक्कर में देखिए ये है 1, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू, ये फॉर्मूला मेरा ये 1 आ गई। तो अगर मैं कंपेयर करूं इससे, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो पी ए इंटरसेक्शन बी मेरा पी बी के बराबर आ गया।
यहाँ तक पहुँच गए या नहीं। अब मुझे निकालना है बी बार स्लैश ए बार निकालना है। चलिए देखते हैं। इसको निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, फॉर्मूला लिखाऊंगा पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार, डी मॉर्गन लॉ लगाऊंगा तो ये पी ए यूनियन बी का बार, और इसे 1 माइनस पी ए लिख लूँ, और इसको 1 माइनस पी ए यूनियन बी अपॉन 1 माइनस पी ए लिख सकता हूँ। अब मुझे पी ए यूनियन बी की वैल्यू निकालनी है, तो देखिए पी ए यूनियन बी क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, और ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू मैंने पी बी निकाल रखी है, तो यहाँ से मैं पी बी रख सकता हूँ, जिसकी वजह से ये कट गए और ये पी आ गया। तो इसका मतलब ए यूनियन बी की वैल्यू पी आ गई, ए यूनियन बी की वैल्यू पी आ गई, और नीचे भी 1 माइनस पी है, तो ये कट के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम आ गए, 1 आ गया। इसका मतलब स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। तो क्या बोल रहा है, या तो 1 स्टेटमेंट 2 है, नहीं ये तो ट्रू नहीं है, ओनली 2 बोथ। इसका मतलब बच्चों बी चॉइस मेरी करेक्ट आंसर आ गई, क्योंकि स्टेटमेंट 2 ही सिर्फ करेक्ट है। बात क्लियर है। उसके बाद ये हिंदी में आप देख लें एक बार। उसके बाद उसने कहा इफ ए फेयर डाई इज रोल्ड 4 टाइम्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर एग्जैक्टली 2 6। अच्छा, एग्जैक्टली 2 6 आए, डाइस को 4 बार कराए, ओके, तो 2 आए, इसका मतलब मेरे 2 6 आए, 6 का आना सक्सेस मान लो, तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी तो आई 1/6 6 आना, और सक्सेस ना आने की प्रोबेबिलिटी 5/6 हो गई, 6 ना आना मेरा फेलियर है। अब उसने कहा है एग्जैक्टली 2 6 आए, 4 बार फेंका, तो देखिए 2 बार आए तो 4C2, 6 आए 2 बार, सक्सेस आए 2 बार, और फेलियर 5/6 वो भी बच्चों 2 ही बार आए। इसको सॉल्व करते हैं। 4C2 कितना होता है, 4 × 3 अपॉन 2 × 1, यह है 1 अपॉन 6 × 6 × 5 × 5 अपॉन 6 × 6, ठीक है 2, तो ये कितना है 5 × 5 = 25 अपॉन 216, 25 अपॉन 216, बी मेरा करेक्ट चॉइस हो गई। ठीक है बच्चों, पे एक सवाल और है, फ्रॉम अ डेक ऑफ कार्ड्स कार्ड आर टेकन आउट विद रिप्लेसमेंट। अच्छा, कार्ड को मैं रिप्लेस कर करके निकाल रहा हूँ। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 14th कार्ड इज एन एस। 14वां पत्ता जो है वो इक्का आएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। देखिए अगर मैं एक एक करके पत्ता निकाल रहा हूँ और रख भी रहा हूँ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता पहले 13 कार्ड क्या है वो, मेरा तो 14वां कार्ड इक्का आना चाहिए। तो ये इंडिपेंडेंट टीवी में सिर्फ इक्का लाने की प्रोबेबिलिटी निकाल लूँ तो इक्के हैं मेरे 4 और टोटल पत्ते हैं मेरे 12, क्योंकि जब कार्ड रिप्लेस कर रहा हूँ तो कार्ड भी कम नहीं हो रहे, तो 1/13 1/13 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, एक और देखते हैं। उसने कहा ए प्रॉब्लम इज गिवन टू 3 स्टूडेंट। ए प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा, बी और सी इनकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है। इफ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड इफ दे सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली। भाई प्रॉब्लम सॉल्व कब हो जाएगी, जब कोई भी एक जना या 2 जने या तीनों जने प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। तो ये क्या हुई, एटलीस्ट 1, मतलब या तो ए कर ले बी सी ना कर पाए, तीनों में से कोई एक कर ले या कोई 2 कर ले या तीनों ही प्रॉब्लम सॉल्व कर ले। ठीक है, तो इतने सारे केसेस बनाने से अच्छा है 1 माइनस नन कर पाए, ना तो ए कर पा रहा है ना बी कर पा रहा है एंड ना सी कर पा रहा है, इसे 1 में से घटा दूंगा तो कम से कम एक तो करेगा। तो ए के करने की हाफ है तो ना करने की भी हाफ हो गई, बी के करने की 3/4 है तो ना करने की 1/4 है, और सी के करने की प्रॉब्लम 1/4 है तो ना करने की 3/4 है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो 1 माइनस कितना है 3/32, तो ये 29/32 आ गया। 29/32 मेरा करेक्ट आंसर है। अदरवाइज मैं केसेस बनाता जिसमें मेरा ज़्यादा टाइम लगता। तो हमेशा याद रखें 1 माइनस नन इज एटलीस्ट 1 वाली बात याद रखें।
कि कम से कम एक कर ले, तो 1 माइनस एक भी ना कर पाए तो कम से कम एक तो कर ही लेगा। ठीक है, ये हिंदी में आई है, आप देख लेंगे आराम से। बच्चों एक सवाल और देखते हैं, उसने कहा ए पेयर ऑफ फेयर डाइज इज रोल्ड। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड डाई लैंड ऑन द हायर वैल्यू देन द फर्स्ट। अच्छा देखिए, टोटल केस तो बच्चों कितने हैं, टोटल केस तो मेरे 36 आ गए, 6 × 6। अब दूसरे वाले डाइस पे पहले से बड़ा नंबर आएगा, तो अगर पहले पे बनाया तो दूसरे पे 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी आ सकता है। ऐसे 5 तरीके आए। अगर पहले पे 2 आया तो दूसरे पे पहले पे अगर 2 आया तो दूसरे पे क्या क्या आ सकता है बच्चों, या तो 3, 4, 5, 6, टोटल 4 तरीके ये हो गए। पहले पे अगर 3 आया तो दूसरे पे 4, 5, 6, 3 तरीके हो गए। ऐसे ही 4 आया तो 5 और 6, 2 तरीके रह गए। 5 आया तो 5, 6 सिर्फ एक ही तरीका रह गया। इनको जोड़ लूँ, 5 और 4 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15/36, तो 5/12, 5/12, मतलब सी मेरी करेक्ट चॉइस हो गई। ठीक है, अब उसने कहा ए फेयर कॉइन इज टॉस्ड एन अनबायस्ड डाई इज रोल्ड टुगेदर। ठीक है, तो टोटल केसेस तो कितने हुए बच्चों, टोटल केसेस हुए कॉइन 2 और डाइस के 6, टोटल केसेस 12 हुए। अब उसने कहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, टोटल केस तो 12 हो गए, 2 आए हेड के साथ, तो या तो H2 या H4 या H6, 3 ही फेवरेट केसेस हैं। हेड के साथ 2, 4, 6 है तो 3, तो 3/12, 1/4, सी चॉइस मेरी करेक्ट आंसर हो गई। ठीक है, उसके बाद देखो एक सवाल देखो, उसने कहा ए बी सी आर 3 इवेंट, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 2 ऑफ दीज इवेंट्स अकर टुगेदर, कम से कम 2 हों। इसको बच्चों प्रोबेबिलिटी की जगह मैं आपको इसको वेन डायग्राम से बना के दिखाता हूं ताकि आपको थोड़ा सा आसानी हो जाए। देखिए ये थी, कम से कम 2 हों, या 3 हो, मतलब ये आंसर लाना है, बात समझ में आई। और हर पोर्शन एक बार लेना है, तो इसका मतलब हर पोर्शन एक बार लेना है, तो कम से कम 2 हो, तो या तो ए बी, बी सी, ए सी, इस तरीके से। तो देखिए इनमें क्या है, ए इंटरसेक्ट, अगर ये ए ले लूँ, ये बी ले लूँ और ये सी ले लूँ, तो ये कितना है, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और सी इंटरसेक्शन है। ये पोर्शन 3 बार हो गया, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी में भी ले लिया, बी इंटरसेक्शन सी में भी ले लिया और ए इंटरसेक्शन सी में भी ले लिया, लेकिन लेना एक बार है तो 2 बार घटा दूँ। इसका मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी प्लस पी बी इंटरसेक्शन सी प्लस सी पी सी इंटरसेक्शन ए में से 2 बार घटा दूंगा, तो मेरे कम से कम 2 बार आ जाएगा, मतलब कम से कम 2 घटनाओं के एक साथ होने की आ जाएगी ना, एटलीस्ट 2 ऑफ दीज इवेंट, मतलब ये प्लस ये, और ये 3 बार ले लिया तो 2 बार घटा दिया तो 1 बार आ जाएगा। इसका मतलब मेरा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों एक सवाल और देखते हैं। उसने कहा 2 इंडिपेंडेंट इवेंट है, देखिए इंडिपेंडेंट इवेंट है, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटू पी बी है। अब देखिए ए यूनियन बी है मेरा 2/3, तो ए यूनियन बी कितना होता है बच्चों, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। मुझे वैल्यू क्या क्या देखिए, ए यूनियन बी देखिए 2/3, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है 1/6। तो पी ए प्लस पी बी कितनी आ गई बच्चों, ये उधर जाएगा तो 2/3 प्लस 1/6, 6, 5/6 आ गया। अब जरा ध्यान से देखिए, और ए इंटरसेक्शन बी क्या दे रखी है उसने,
ए इंटरसेक्शन बी दे रखी है 1/6, ए इंटरसेक्शन बी क्या दे रखी है 1/6। अब देखिए पी ए प्लस पी बी तो दे रखा है 5/6 और ए इंटरसेक्शन बी दे रखी है 1/6। इसका मतलब एक 1/2 और एक 1/3 होगी, तभी तो इनका प्रोडक्ट मेरा कितना आ रहा है 1/6 और इनका सम करूंगा तो देखिए 3 + 2 5/6 आ गया। इसका मतलब कोई एक 1/2 होगी और कोई एक 1/3 होगी, लेकिन उसने ये दे रखा है कि PB जो है PA से छोटी है, PB जो है PA से छोटी है। इसका मतलब PB 1/3 होगी और PA 1/2 होगी और मुझे निकालनी क्या है PB निकालनी है। इसका मतलब 1/3 मेरा करेक्ट आंसर आ गया। बात समझ में आई बच्चों? बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।